नमस्कार सभी को। हमने कल की कक्षा में पढ़ा था पाठ 21 वसुंधरा घबरा गई कविता। हमने इसके सबके बारे में मैंने आपको ये बता दिया था। आगे चलते हैं हम। प्राकृतिक सौंदर्य को बचाना तक मैंने आपको समझा दिया था। आज हम करेंगे 21.6 अपने दायित्वों को हम निभाएंगे। तो अपने दायित्वों को हम निभाएंगे। हर जीव को अपना परिवार बनाएंगे। अपनत्व, प्यार और समर्पण से हम माँ वसुंधरा की गोद हरी भरी कर पाएंगे। ये पंक्ति का अर्थ है कि हम अपने दायित्वों को निभाएंगे, हर जीव को अपना परिवार बनाएंगे और अपनत्व, प्यार और समर्पण से हम धरती की गोद कोहरा भरा कर पाएंगे। इन पंक्तियों में सामाजिक जिम्मेदारियां, सहयोग और पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। हम अपने सभी दायित्वों का सही तरीके से निर्वाह करेंगे। हम हर जीवन को अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे, यानी हर जीव को समर्थन और स्नेह से आदर्श परिवार का हिस्सा बनाएंगे। हम अपने आसपास के पर्यावरण के प्रति अपने संपूर्ण समर्पण और प्यार के साथ उत्साहित रहेंगे, जिससे हम माँ धरती की गोद से हरा भरा और सुरक्षित बनाने में सहायक होंगे। इसे एक प्राकृतिक संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारे संकल्प का व्यक्तिगत जवाब देने के रूप में देखा जा सकता है। खंडात प्रश्न 21.6 मनुष्य अपना दायित्व किस प्रकार निभाएगा। तो जो मनुष्य है वो अपना दायित्व निभाएगा, हर जीव को अपना परिवार बनाएगा, अपनत्व निभाएगा, प्यार और समर्पण से माँ धरती की गोद को कोहरा भरकर भराएगा। धरती को हरा भरा कैसे करेंगे? तो धरती को हम हरा भरा करेंगे, हम धरती की गोद को हरा भरा सुरक्षित करने में सहायक होंगे। इसमें हम क्या करेंगे? प्राकृतिक संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारे संकल्प का व्यक्तिगत जवाब देने के रूप में उसे देखा जा सकता है। अगला है बिना आशाओं की डोरियां टूटी। आधुनिकता ने विकृति फैलाई, उम्मीदों की किरणें भी अब आध्यात्मिकता से भी ना बुझ पाए। ये पंक्तियां दिखाता है कि आधुनिकता ने विश्वासों और आशाओं को तोड़ दिया है। जिससे लोगों की आशाएं बिखर गई हैं, वह वो उम्मीद की किरणों को नहीं देख पा रहे हैं, जिन्हें आध्यात्मिकता भी नहीं बुझा सकी। इसका अर्थ है कि आधुनिकता के प्रभाव से लोगों का मानसिक संतुलन खराब हो गया और इनकी आशाएं क्या हो गई है? भंग हो चुकी हैं। आधुनिकता ने मानवीय समाज में इतनी तेजी से प्रगति की है कि व्यक्ति की आशाओं और उम्मीदों के साथ साथ आध्यात्मिकता का भी स्थान कम हो गया है। ये पंक्तियां यहाँ तक ये कह रही हैं कि आध्यात्मिक सुख और आशा अब भी मानवीय जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कि आधुनिकता के प्रगति के बावजूद भी अकेले अपने बौद्धिक और आत्मिक जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। तो जिन्हें आध्यात्मिकता की को बुझा दिया, आधुनिकता के प्रभाव से लोगों का मानसिक संतुलन ज्यादा खराब हो रहा है, उनकी आशाएं क्या हो रही है? भंग हो रही हैं। तो आधुनिकता की इन्हें विकृति फैलाई पंक्ति से कवित्री का क्या आशय? तो यही आशय है कि जो आधुनिकता से प्रभाव से लोगों का मानसिक संतुलन खराब हो रहा है और उनकी आशाएं भंग हो रही है। आध्यात्मिकता बढ़ाने हेतु क्या प्रयास होंगे? तो आध्यात्मिकता बढ़ाने के लिए मानवीय जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कि आधुनिकता के प्रगति के बावजूद भी अकेले अपने बौद्धिक और आध्यात्मिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। 21.8 जीवन का संकट अब सुलझाना होगा। जीवन का संकट अब सुलझाना होगा, प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित बचाना होगा, पर्यावरण के साथ मिलकर चलना होगा। धर्म हमारा भावी पीढ़ियों के लिए इस सुंदर धरा को बचाना होगा। ये पद्यांश पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को बताता है। इसमें कहा गया है कि हमें अपने जीवन के संकटों का समाधान ढूंढने के लिए प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करनी होगी और हमें पर्यावरण के साथ मिलकर चलना होगा। इसका मतलब यह है कि हमें अपने धर्म के साथ पर्यावरण की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए वह सुंदर
पृथ्वी बच सके। इस पद्य के माध्यम से संवेदना और जिम्मेदारी की बात की गई है। इसमें ये कहा गया है कि हमें अपने जीवन के संकटों को सुलझाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करनी चाहिए और पर्यावरण के साथ मिलकर चलने की आवश्यकता है। भविष्य की पीढ़ियों को एक सुंदर धरती को बचाना है तो सामाजिक और पर्यावरणिक संकटों के प्रति जागरूक और सहयोग करने की आवश्यकता है। अब हम प्रण उठाएंगे। धरती स्वर्ग बनाएंगे, रोती हुई इस मानवता के हृदय की पीड़ा मिटाएंगे। हम हृदय की पीड़ा मिटाएंगे। ये पंक्तियां दिखाती हैं कि व्यक्ति जो है वो ऐसी दिशा में प्रेरित हो रहा है जो समाज के प्रति जो है उत्थान को प्रतिबद्ध कर रहा है, यानी रोक रहा है। इनमें आशावादी संदेश दे रहा है कि स्वर्ग समाज बनाने का संकल्प दे रहा है। जो दुखी लोग हैं उनकी कठिनाइयों को दूर करने की ओर ले जा रहा है। ये पंक्तियां प्रेरणा और उत्साह को व्यक्त करती है कि हमें अब समय आ रहा है कि हम उठे और बदलाव लाएं। हमें धरती को स्वर्ग बनाने की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। इस संदेश में दिखाया गया है कि हमें संघर्ष और दुखों के बावजूद मानवता के हृदय की पीड़ा को दूर करने का संकल्प है। इससे आदर्श और उद्देश्य की प्रारंभिक कदम उठाने की प्रेरणा मिलती है। कविता का मुख्य उद्देश्य, इस कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक संकटों और पर्यावरण संरक्षण के महत्व को जागरूक करना। कविता के माध्यम से कवि ने व्यक्त किया कि मानवता ने अपनी आधुनिकता की भागीदारी में प्राकृतिक संसाधनों के साथ उसके संरक्षण को भूल दिया। कवि ने संदेश दिया कि प्राकृतिक जो आपदाएं हैं वो पर्यावरण की हानि के साथ साथ मिलकर काम करती है और उसके साथ ही साथ संसाधनों को सुरक्षित करती है। मानवता की पीड़ा को कम करना, उसके साथ ही साथ दायित्वों का पालन करना सौंदर्य को बचाने का संकल्प देता है और आने वाली भावी पीढ़ी के लिए सुंदर और स्वच्छ पर्यावरण की रक्षा कर सकेंगे। संपूर्ण कविता एक संदेश देती है कि हमें प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए और पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए ताकि हम हमारे आने वाली पीढ़ियां एक स्वस्थ, सुरक्षित और सुंदर धरती पर जी सके। इस कविता का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं और पर्यावरण की बिगड़ती हुई स्थिति को उजागर करके लोगों को उनकी जिम्मेदारियों की पहचान करने और उन्हें सुधार करने की दिशा में प्रेरित करना। ये कविता हमें प्रकृति के संरक्षण की महत्वपूर्णता, जैव विविधता की हरकत और मानवता की जिम्मेदारियों की ओर ध्यान दिलाती है। कविता में उद्बोधन है कि हमें अपने जो कार्य हैं उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? अगर आप उसका दुरुपयोग करोगे तो आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए वो सुरक्षित नहीं होगा और हरित प्राकृतिक मानव समुदाय का एक बेहतर भविष्य जो है वो हम अपने सामने नहीं ला सकते। इस कविता का मुख्य उद्देश्य है कि हमें प्राकृतिक सौंदर्य की तो रक्षा करो, जीवों की सुरक्षा करो, सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण का महत्व दो, उसके साथ ही साथ जो आपको दायित्व मिले हैं उनका सही ढंग से प्रयोग करो। प्राकृतिक आपदाओं से सीखो कि उन्होंने हमें क्या दिया है। परिवार के सदस्य के रूप में हर जीव को स्वागत करो और माँ वसुंधरा की रक्षा करो। इसकी बजाय आधुनिकता की बजाय आध्यात्मिकता की महत्वपूर्णता को भी उजागर किया गया है। उसके साथ ही साथ उम्मीद और आत्म संवाद के माध्यम से समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद करता है। पर्यावरण और समाज के साथ मिलकर चलने की आवश्यकता है ताकि हम भावी पीढ़ियों के लिए एक सुंदर और हरी भरी धरती को छोड़ सकें। पुनरावलोकन, इस कविता में कवि ने वसुंधरा की स्थिति को चित्रित करते हुए उसकी पीड़ा और कठिनाइयों का बयान किया है। उसके साथ ही साथ आपदाओं और मानवता की अत्याचारों के संदर्भ में कवि ने एक सामाजिक संदेश प्रस्तुत किया। कविता में प्रकृति की मुरझाई हुई स्थिति, वन्य जीव के लुप्त होते हुए आपदाएं और उसी के साथ साथ सुनामी और नरघातक भूमिचल के माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को भी उजागर किया। कविता आपदा से प्रेरित होकर जीवों की रक्षा के लिए महत्व बढ़ाती है और सुनामी, जंगलों की कटाई, प्राकृतिक सौंदर्य की हानि के माध्यम से कवि हमें जागरूक करने का प्रयास करता है। कविता का समापन उम्मीद, समर्पण और प्रेम के साथ होता है जो हमें सभी को मिलजुल कर काम करने चाहिए और उसका समर्थन करने की आवश्यकता को याद करना चाहिए। सकारात्मक संदेश देने वाली एक बेहद सुंदर कविता है जो हमें अपनी जिम्मेवारियां और सामर्थ्य पूर्णता से निपटाने के लिए प्रेरित करती है। कविता का मुख्य उद्देश्य है, संदेश क्या दे रही है कि हमें प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखना,
पर्यावरण की रक्षा करना और जो गलतियों को सुधारने का समय दिया गया। समाज को जागरूक कर रहे हैं कि अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभा सके ताकि हम जीवन के रंग सजा सके और धरती को स्वर्ग बना सके। जीवन परिचय डॉक्टर अनीता शर्मा। जम्मू कश्मीर की अनीता शर्मा, उनका गीतों का एक क्षेत्र है, वह है एक जुदा अंदाज। उनके गीतों के भीतर बेहदी कश्मीर की मासूम तक परोक्ष झांकते मिल जाते। तो आपने कश्मीर की वादियों के बारे में पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है, तो कश्मीर की वादियों की अगर हम जितनी भी बात करें तो वो कम है। तो डॉक्टर जो अनीता शर्मा वो जम्मू कश्मीर से है और उनका गीतों में एक क्षेत्र है। मन की कविता लिखने वाली अनीता शर्मा की कविताओं और गीतों का दायरा यहीं कहीं किसी परिधि से दिखता नहीं। उनकी स्वच्छंदता उनकी कविता की सबसे बड़ी पहचान है। इनका जन्म उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में कनखल नामक स्थान पर हुआ था। हरिद्वार में कनखल है, वहां पर हुआ था। गंगा मैया के किनारे खोलकर पली बड़ी ये गंगा की तरह ही शांत स्वभाव व ईश्वर में आस्था रखने वाली अनीता जी ने कक्षा 11 से लिखना प्रारंभ किया और इनके पश्चात इन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 20 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया और जम्मू कश्मीर इनकी पृष्ठभूमि बन गया। 2005 में इनकी गीतों की पुस्तक नव विभान एक विमोचन किया गया और उनके पश्चात कक्षा 5 से 8 के छात्रों के लिए नवोदित हिंदी व्याकरण नामक पुस्तकें लिखी, जो कि जम्मू राज्य की नहीं बल्कि पूरे देश में विभिन्न विद्यालयों में आज भी पढ़ाई जा रही है। तत्पश्चात इन्होंने लक्ष्मी पब्लिकेशन के लिए कक्षा 1 से 5 की व्याकरण की पुस्तकें लिखी। हर बड़ी बड़ी मैगजीन में इनके आर्टिकल छपते रहते हैं। पंजाब संस्कृति मंत्रालय की ओर से रहे अति उत्तम लेखिका के पुरस्कार से इन्हें नवाजा जा चुका है। डॉक्टर अनीता शर्मा जो हैं वो केवल कक्षा के भीतर युवा दिमागों को प्रेरित करती है, बल्कि वे अपनी सकारात्मक ऊर्जा को स्कूल की दीवारों से भी प्रसारित करती है। सकारात्मकता और व्यक्तित्व विकास पर कार्यशालाओं और सेमिनार के समर्पित एक प्रतिष्ठित संगठन मावेन बाइस के संस्थापक और अध्यक्ष के रूप में उन्होंने पूरे क्षेत्र में विभिन्न प्रबंध संस्थानों और स्कूलों के लोगों के जीवन को बदल दिया और प्रेरित किया। उनकी परिवर्तनकारी कार्यशालाओं ने जीडी गोयनका और हेरिटेज पब्लिक स्कूल जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की शोभा बढ़ाई है, जिससे छात्रों और शिक्षकों में स्थायी प्रभाव हुआ। आपने जीडी गोयनका स्कूल का नाम सुना है और हेरिटेज स्कूल का नाम सुना होगा। इनकी प्रतिष्ठा भी शोभा बढ़ाई है। उन्होंने 20 मई 2023 को मायरा MIER स्कूल कॉलेज में एडवांस लाइफ स्किल्स जैसे कि दिए गए विषयों में 5 जून 2023 को होली प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल कठुआ में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पर CBSE द्वारा आयोजित कार्यशालाओं का आयोजन किया। डॉक्टर अनीता शर्मा का प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा है कि वह स्पा इंडिया की मानद सलाहकार के रूप में कार्य करती है, सलाहकार के रूप में भी कार्य करती है। इसके साथ ही साथ बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और मार्गदर्शन संगठन की वृद्धि और विकास में योगदान देती है। इसके अलावा छात्रों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उनके जुनून ने उन्हें जम्मू के स्कूली शिक्षा कल्याण संगठन के प्रमुख सम्मानित पद पर आसीन किया और क्षेत्र के सांस्कृतिक ताने बाने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता जम्मू में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय कवि संगम के महासचिव के रूप में उनकी भूमिका स्पष्ट है। अपने क्षेत्र में एक महान हस्ती के रूप में पहचानी जाने वाली डॉक्टर शर्मा विश्व शिक्षक संघ के संचालन प्रबंधक के रूप में कार्य करती है, जो वैश्विक स्तरों पर शिक्षा और उत्थान के लिए सशक्तिकरण की पहल का नेतृत्व करती है। इसके साथ ही साथ वे प्रतिष्ठित अब्राहम लिंकन शिक्षा सोसाइटी का संचालन निर्देशक की भूमिका निभाती है, शिक्षा में उत्कृष्टता सुनिश्चित करती है और संस्थान के हितधारकों को मार्गदर्शन प्रदान करती है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो उनकी प्रशंसा ही बहुत कम है। ग्लोबल एंड लीडर्स फॉर्म द्वारा नियुक्त जम्मू के अधिकारी समन्वयक और विश्व हिंदू परिषद द्वारा उन्हें दी गई अध्यक्ष के रूप में एक समुदाय में ज्ञान और नेतृत्व के रूप में खड़ी।
मथुरा में ब्रिज भूमि फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में उनका समर्पित कार्य सामाजिक कारणों और सामुदायिक विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाया गया। उनकी असाधारण शिक्षा क्षमताओं के अलावा डॉक्टर अनीता शर्मा एक प्रतिभाशाली कवि और एक अद्भुत लेखिका भी है। कवि नहीं है, कई कवित्री हैं और उसके साथ साथ एक लेखिका भी है, जिनकी रचनाएं अक्सर हम देखते हैं आकाशवाणी है। तो डीडी चैनल अगर देखोगे, आकाशवाणी में भी उसकी भी शोभा इन्होंने बढ़ाई है। उसके साथ ही साथ एक मेरा कश्मीर आपने पाठ पढ़ा, उसकी प्रसिद्ध अवंतिका हिंदी पुस्तक में शामिल किया गया है, जिसे हेरिटेज इन्फेंट जीजस स्कूल, प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शंग्रीला पब्लिक स्कूल जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ाया जाता है। डॉक्टर अनीता शर्मा की बहुमुखी प्रतिभा ने उनके शानदार करियर के दौरान पहचान और प्रशंसा अर्जित की है। उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें प्रतिष्ठित अब्राहम लिंकन शिक्षा सोसाइटी द्वारा सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार, भारत संस्कृति मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ लेखक पुरस्कार, प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय महिला अचीवर पुरस्कार शामिल है। इसके साथ ही साथ इन्होंने योगदान जो दिया है वैश्विक शिक्षा सामुदायिक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि मंच पर आकर्षक उपस्थिति और महारत ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ एंकर पुरस्कार दिलाया है। तो एंकर की भूमिका भी बड़ी अच्छे से निभाई है इन्होंने, वैश्विक शिक्षा में भी इनका योगदान रहा है और इसके साथ ही साथ प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय महिला के योगदान में भी इन्होंने जमकर हिस्सा लिया। डॉक्टर अनीता शर्मा की संक्रामक आशावादिता, प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता में अटूट विश्वास इन्होंने जम्मू की एक सच्ची हस्ती बनाए। दूसरों के जीवन में सकारात्मक खुशी और नैतिकता मूल्य को स्थापित करने के लिए मिशन में इन्होंने छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन बना। तो लोगों के जीवन में अगर खुशियां लानी है, सकारात्मकता लानी है, तो उसमें भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही साथ उल्लेखनीय नेतृत्व और अटूट समर्पण के माध्यम से वे अकादमिक और व्यक्तिगत रूप में उन सभी चीजों में भाग्यशाली रही जिसमें मार्ग प्रशस्त कर सके। डॉक्टर अनीता शर्मा ने जम्मू की सेलिब्रिटी, अपने शब्दों की परिवर्तनकारी शक्ति और दूसरों के जीवन में उनके द्वारा पैदा किए जाने वाले जादू को देखने के लिए धरती पर आए। इनकी लिखी हुई पंक्तियों के माध्यम से आप इनकी कलम की शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। फूलों की डाली पर बुलबुल के नज़्में होती है, बर्फीली चादर के नीचे एक गजलें सोती है, लोबानी खुशबू देते हैं दरगाहों के पीर, यहाँ फरिश्तों की भी आकर जागी है तकदीर। तो देखिए इन्होंने अपना अनुभव बताया है इसके अंदर कि फूलों की डाली पर बुलबुल की नज़्में होती हैं और बर्फीली चादर ऐसा लग रहा है वो गजलें सोई हुई हैं और खुशबू ऐसे लगता है जैसे दरगाहों के पीर पर है, फरिश्ते आकर भी उस पर अपनी तकदीर लिख देते हैं। तो ये था हमारा पाठ। अगला पाठ शुरू करते हैं, पाठ 22, तोड़ती पत्थर। प्रस्तावना, हिंदी साहित्य जगत के छायावादी युग के 4 मुख्य स्तंभों में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा। ये वह युग था जब भारतीय समाज आर्थिक परिवर्तनों से जूझ रहा था। पूंजीवादी वर्ग द्वारा शोषित वर्ग को देखकर निराला जी अपने बेचैन हो गए और बेचैनी के कारण उनकी कृतियों में स्पष्ट नजर आ रही है उनका जीवन भी कष्टों को सहते हुए बीत रहा। कड़ी में हिंदी साहित्य में निराला ने तोड़ती पत्थर एक प्रगतिशील कविता द्वारा किया है। निराला जी के कविता संग्रह अनामिका में कविता संकलित इसमें बताया गया है कि जो छायावादी युग के जो कवि हैं उनके रूप में निराला जी जो है, सूर्यकांत निराला जी, वे एक महत्वपूर्ण युग में रहे हैं। पूंजीवादी वर्ग की अगर हम बात करते हैं तो शोषित वर्ग को भी निराला जी। कविता सुधा मासिक पत्रिका में प्रकाशित धर्सवाराधारी वर्ग का धार्मिक चित्रण शोषित करने के प्रतिनिधि के रूप में पीड़ित नारी अर्थात एक मजदूरनी का शब्द चित्र, नारी की दयनीय दशा का मार्मिक चित्र और नारी के दुखों को अपने साहित्य में स्थान देकर लोगों के मन में उनकी प्रति सहानुभूति जगाना। कवि का मुख्य उद्देश्य क्या है कि कविता के द्वारा श्रमिकों की कठोर जीवन पर कवि प्रकाश डाल रहा है
और शोषक और शोषित वर्ग के जीवन की विषमताओं का भी विवेचन कर रहा है इसमें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी पवित्र और कोमल भावनाओं के कवि हैं। छायावादी कविता के निराला जी प्रवर्तक थे। उनकी कविताओं से प्रेम की निजी भावनाओं का चित्रण तथा वेदना की अभिव्यक्ति मुख्य रूप से हुई है। उनकी कविताओं में दलित और पीड़ितों के प्रति सहानुभूति प्रकट हुई है। कवि ने छायावादी युग की प्रगतिशील कविता द्वारा सर्वहारा वर्ग का मार्मिक चित्रण किया है। शोषित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में एक पीड़ित नारी अर्थात एक मजदूर, इनका क्रॉमिक शब्द चित्र है। नारी की दयनीय दशा का मार्मिक चित्रण किया गया है। इन्हीं साहित्य में इस तरह का नवीन प्रयोग कवि निराला जी ने किया। नारी के दुखों को अपने साहित्य में स्थान देकर लोगों के मन में उनकी सहानुभूति जगाना कवि का मुख्य उद्देश्य रहा। इनकी भिक्षुक व तोड़ती पत्थर, जागो फिर एक बार, बादल राग आदि कविताएं प्रगतिवादी। सीखने अधिगम के उद्देश्य, विद्यार्थियों के मन में करुणा एवं सहानुभूति के भाव जागृत होंगे। छंद के बंधन से हटकर एक नई कविता लिख सकेंगे। श्रमिक महिलाओं की दयनीय दशा को सुधारने की भावना का संचार होगा। मानवीय मूल्यों का समावेश होगा। दयनीय स्थिति के निदात्मक उपाय सुझा सकेंगे। अनुप्रास, पुनरावृत्ति, प्रकाश, रूपक अलंकारों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। शोषितों के प्रति बेचैनी व पीड़ा, श्रमिक समाज की स्त्री के प्रति समाज की हृदयहीनता पर लेखनी उठाकर वर्णन कर सकेंगे। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पत्थर। वह तोड़ती पत्थर, नहीं छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत रतन। गुरु हथौड़ा हाथ, करती बार बार प्रहार। सामने तरु मलिका अटटाल, सामने तरु मलिका मालिका अटलाटिका प्रकारा। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप, उठे सुलझाती गई लू। रुई जो जलती हुई भू, गर्द चिनगी खाद छा गई। प्राय हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिनतार। देख कर कोई नहीं देखा मुझे इस दृष्टि से, जो मार खाकर रोई नहीं। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नदी, जो नहीं थी सुनी झनकार। इस क्षण के बाद वह कापी सुगर ढुलक माथे से गिरे। सीकर और 3 लीन लेने में कर्म में जो कहा है, मैं पत्थर तोड़ती, मैं तोड़ती पत्थर। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है, मैं तोड़ती पत्थर। तो इसमें ये बता रहे हैं कि इलाहाबाद के पथ में छायावादी कविता कवि हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने जो स्वीकारा है यौवन की अवस्था के बारे में बताया है कि किस प्रकार वो गुरु हथौड़ा पत्थर तोड़ती थी। और तरु मालिका के चढ़ रही धूप जब आ रही होती थी तो उसमें तमतमाती सुलझती हुई लू में भी वह गर्द चिनगी छा गई। तो ऐसे में वो पत्थर तोड़ती थी। तो नारी की जो दशा को अगर हम बात करें ना, तो वो उसने हर तरफ से दुख उठाया है, और अपनी इसी कविता के माध्यम से कवि ने हमें समझाया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं इसके कवि। टिप्पणियां, आइए वह तोड़ती पत्थर कविता के अंश को पुनः उसकी प्रसंग सहित व्याख्या समझाते हैं। वह तोड़ती पत्थर कविता के मूल भाव का पहला अंश। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पत्थर। वह तोड़ती पत्थर, नहीं छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत रन। गुरु हथौड़ा हाथ, करती बार बार प्रहार। सामने तरु मल्लिका अटटालिका प्रकार। तो शब्दार्थ इस प्रकार है। पथ यानी रास्ता, रास्ता यानी शाम, तन यानी सांवला शरीर, नत नयन यानी झुकी आंखें, कमर तन मन यानी काम में लीन होने वाला गुरु, प्रहार, मार चोट तले, नो नीचे, यौवन यानी जवानी।
तो प्रसंग एवं संदर्भ कुछ इस प्रकार है। प्रस्तुत का पद्यांश सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित एक तोड़ती पत्थर नामक कविता से उद्धृत है, और इसमें कवि निराला ने इलाहाबाद की सड़क किनारे तपती हुई धूप में पत्थर तोड़ती हुई श्रमिक महिला का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया। किसका चित्रण किया है? पत्थर तोड़ती हुई महिला का। कवि निराला कहते हैं कि उसने अपनी आंखों के सामने इलाहाबाद के मार्ग पर एक मजदूरी करते हुए एक महिला श्रमिक को तेज धूप में पत्थर तोड़ते हुए देखा। वह जहाँ बैठी काम में लगी है वहां कोई छायादार पेड़ नहीं है। जहाँ पे वे काम कर रही है ना, वहां उसे कोई पेड़ नहीं दिख रहा, और गर्मी के में वो क्या कर रही है, उसकी तेजी से बचा सके उसे अपनी स्थिति में शिकायत नहीं करती। कारण क्या हो सकता है? क्योंकि वे जानती है कि कठिन परिश्रम के लिए अनुकूल परिस्थिति की कल्पना ही व्यर्थ है। तत्पश्चात कवि की दृष्टि उस श्रमिक महिला के शारीरिक रूप सौंदर्य की ओर जाती है। उसका शरीर श्याम वर्ण का और वह पूर्णतः युवा थी। निरंतर श्रम के कारण उसका जो शरीर है वो सुगंधित हो गया है, उसकी आंखें झुक गई हैं, वह काम में लीन है, और हाथ में एक भारी हथौड़ा था जिसे वह महिला बार बार पत्थर पर प्रहार कर रही है और पत्थर को तोड़ रही है। इसके बाद कवि वातावरण की परस्पर विरोधी स्थिति का चित्रण करते हुए कहती हैं, जहाँ एक और मजदूरनी गर्मी में छायाहीन वृक्ष के नीचे काम कर रही है, उसके एकदम सामने के परिवेश में संपन्न और सुख सुविधा दृष्टिगत से हो रही। उसके सामने सघन वृक्षों की पत्तियां अटलालिका, जो इसमें जो बताया गया है, जो सघन वृक्ष की जो पत्तियां हैं वे बड़े भवन पे परकोटों वाली कोठियां विद्यमान थी। इन पंक्तियों द्वारा स्पष्ट होता है कि वह संभ्रांत नागरिकों का इलाका है और वह सुविधाओं के प्रति अट्टालिकाओं में परकोटों से गिरे बैठे हैं और आसपास की स्थितियों से बेखबर अपने आसपास में सिमटे हुए हैं, जबकि उन भवनों का निर्माण करने वाले को मौसम की मार से बचने की सुविधा तक नहीं है। वह तोड़ती पत्थर कविता के मूल अंश का दूसरा भाग है। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रो, उठी झुलसती हुई लो, रुई ज्यो जलती हुई बू, गर्द चिनगी छा गई प्राय हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। प्रसंग एवं संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित वह तोड़ती पत्थर नामक कविता से उद्धृत है। इस अवतरण में कवि निराला जी ने इलाहाबाद की सड़क किनारे तपती धूप में पत्थर तोड़ती हुई एक श्रमिक महिला को देखा है। इस कविता में उसी का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया गया है, और कवि द्वारा इलाहाबाद की एक सड़क पर तपती दोपहरी में पत्थर तोड़ती महिला के श्रम का चित्रण दृष्टिगत हुआ है। इन पंक्तियों में कवि कार्य की कठिनतम परिस्थितियों का चित्रण करते हुए कहता है कि दोपहर में सूर्य की तपिश बढ़ाने में सूर्य तेज हो रहा है, गर्मियों के दिन है, सूर्य की प्रचंड गर्मी से व्याकुल हो गए हैं, और कवि दिन के तमतमाती धूप मजदूरनी के तमतमाते चेहरे की तुलना करते हुए कहते हैं कि किस प्रकार गर्मी की लू जो है मनुष्य को झुलसा देने वाली है। कवि कहता है कि इस समय धरती ऐसे तप रही है मानो रुई अंदर ही अंदर धीरे धीरे सुलगती जाती है और चारों ओर धूल का गुब्बारा छा गया है। गर्द एक एक कण चिंगारी सा जलने लगा। दोपहर हो गई है, दोपहर में गर्मी अपने चरम सीमा पर है। ऐसे में मजदूरनी सिर नीचा करके पत्थर तोड़ने के कार्य में क्या हो गई है, लग गई। देखते देखा मुझे तो वह एक बार उस भवन की ओर देखा चिंता, देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। सजा सहज सितान सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झनकार। क्षण के बाद वह काफी सुगर ढुलक माथे से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में फिर जो कहा मैं तोड़ती पत्थर। तो शब्दार्थ इस प्रकार है। तमतमाता यानी बहुत गर्मी में, झुलसती लू यानी अत्यंत गर्म हवा, छिन्न कटा हुआ दीवा दिन भूम यानी धरती, सीकर यानी पसीना, झनकार यानी झनझन की आवाज, लीन यानी काम में लगे होना, गर्द यानी राख या धूल। तो
प्रसंग और संदर्भ कुछ इस प्रकार है। काव्यांश निराला की प्रसिद्ध कविता वह तोड़ती पत्थर से उद्धृत है। इस अवतरण में चढ़ती हुई धूप और बढ़ती गर्मी में झुलसा देने वाली लू में एक श्रमिक महिला के पत्थर तोड़ते हुए चित्रण, बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। जब कवि दोपहर की भीषण गर्मी में मजदूरनी को काम करते हुए देख रहा था, तब मजदूरनी की दृष्टि कवि की ओर पड़ी और मजदूरी ने जब देखा तो कोई उसे देख रहा था। उसे देखते हुए देखकर उसने सामने की अट्टालिका को देखा और अपने काम को करने में देखा और विचलित हो गई, और उसने कवि की ओर ऐसा दृष्टि से देखा जैसे मानो कष्टों को सह रही हो, और वह अपनी दीनता नहीं दर्शा रही थी कि मैं दीनता में हूँ, यानी वो अपनी दयनीय दिशा नहीं दिखा रही थी, और दयनीय दिशा में वह ईर्ष्या जैसी भावना को उपज रही थी। वह कविता की स्वाभिमान आप्रेज्यता के भाव से देखती है और वीणा की झनकार की कल्पना कर देती है। कवि को लगता है कि सितार को बजाने में जो झनकार मैंने कभी नहीं सुनी थी, वह मजदूरी के श्रम और उसके स्वाभिमान दृष्टि से सुनाई पड़ रही। पल भर उसका हाथ रुक जाने पर भी वह सुडौल युक्ति कांपी और उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थी। इसके बाद वह पुनः काम में लग गई, और यहाँ उसका जो हृदय है, चिंतार है, उसके पुनः काम करने अंदाज कवि को लगा मानो वह कह रही है कि वह तोड़ती है पत्थर, यानी कि वह पत्थर जैसी हृदयहीन सामाजिक व्यवस्था को तोड़ना चाहती है। यहाँ मैं तोड़ती पत्थर व्यंग्य का अर्थ दे रहा है। टिप्पणियां, आइए कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की काव्य सौंदर्य की गहनता को देखें। तो पहला है, बड़ी ही सरल एवं अपनत्व के परिपूर्ण भाषा व शैली का प्रयोग किया गया है। दूसरा, छोटे छोटे शब्दों का प्रभावपूर्ण प्रयोग करते हुए बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हुआ है। तीसरा, छंद के बंधन से हटकर नए रूप में कविता लिखी गई है। चौथा, इस कविता में प्रेरणा और करुणा का स्वर अद्भुत सौंदर्य की सृष्टि कर रहा है। पांचवा, संस्कृत निष्ठा शब्दावली की प्रधानता के साथ तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। छठा, पत्थर तोड़ती एक महिला का सुंदर शब्द चित्र खींचा गया है। सातवां, कविता में अनुप्रास, पुनरावृत्ति, प्रकाश एवं रूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है, भली भांति हुआ है। आठवां, पथ पर तोड़ती हुई पत्थर नत नयन प्रिय कर्म रत्न मन सजा सहज सितार दिवस का तमाता रूप आदि में अनुप्रास अलंकार से पद्यांश में अनूठी छवि दृष्टिगोचर हो रही। कवि परिचय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 21 फरवरी 1899, 15 अक्टूबर 1961 हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाती हैं। अपने समकालीन अन्य कवियों से अलग होकर कविता में कल्पना का सहारा बहुत कम लिया है और यथार्थ को प्रमुखता को चित्रित किया गया। वह हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। निराला का मुख्य अर्थ होता है कि निराला का जन्म बंगाल की रियासत महिषादल, जिला मोदिनीपुर में माघ शुक्ल एकादशी 1955 तदनुसार 21 जनवरी सन 1899 में हुआ था। उनकी कहानी संग्रह लिली में जन्मतिथि 21 फरवरी 1899 को अंकित की गई। पंचम वसंत पंचमी पर उनका जन्मदिन मनाने की परंपरा 1930 में प्रारंभ हुई। उनका जन्म रविवार को हुआ था, इसलिए सूरज कुमार कहलाए, और उनके पिता पंडित राम सहाय तिवारी उन्नाव बेसवाड़ा के रहने वाले थे और महिषादल में सिपाही की नौकरी करते थे। निराला की शिक्षा हाई स्कूल तक हुई, बाद में वह हिंदी, संस्कृत और बांग्ला का स्वतंत्र अध्ययन किया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहली नियुक्ति महिषादल राज्य में हुई। 1918 से 1922 तक नौकरी की। इसके बाद संपादन, स्वतंत्र लेखन और अनुवादन कार्य की ओर प्रवृत्त हुए। 1922 से 1923 के दौरान कोलकाता से प्रकाशित समन्वय का संपादन किया। 1923 के अगस्त को मतवाला के संपादक मंडल में इन्होंने कार्य किया। इसके साथ ही साथ लखनऊ में गंगा पुस्तक माला कार्यालय में इनकी नियुक्ति हुई। वहां से वे पत्रिका सुधा से 1935 के मध्य एक समृद्ध हुए। 1935 से 1940 का कुछ समय लखनऊ में बिताया। 1942 में इन्होंने मृत्यु पर्यंत इलाहाबाद में रहकर स्वतंत्र लेखन अनुवादन कार्य किया। इनकी पहली कविता जन्मभूमि प्रभा मानस पत्रिका पत्र में जून 1920 में पहला कविता संग्रह 1923 में अनामिका नाम से तथा पहला निबंध बंग भाषा का उच्चारण उपयुक्त अक्टूबर 1920 में
मासिक पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुआ। वैद्य शंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा के साथ हिंदी साहित्य में छायावादी के स्तंभ के रूप में मानी जाती है। और इसके साथ ही साथ इन्होंने उपन्यास उपन्यास और निबंध में भी लेख लिखे हैं। कविता के कारण 3 वर्ष की आयु में माता का और 20 वर्ष का होते होते पिता का देहांत हो गया। कुनबे का बोझ उन्होंने महिषादल की नौकरी अपर्याप्त थी, उसके साथ ही साथ आर्थिक अनर्थ और संघर्ष में बीता। कठिन से कठिन परिस्थितियों में इन्होंने सिद्धांत त्याग कर समझौते का रास्ता निभाया, संघर्ष का साथ भी दिया। उसके साथ ही साथ इन्होंने जीवन का उत्तरदायित्व इलाहाबाद में बीता था। इनकी दारंगंज मोहल्ले में स्थित राय साहब की विशाल कोठी के नीचे ठीक पीछे एक कमरे में 15 अक्टूबर 1961 को इन्होंने अपनी लीला समाप्त कर दी। निराला की कृतियां हैं काव्य संग्रह, अनामिका, परिमल, गीतिका, दित्या, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीता कुंज, सांध्य कांकली, अपरा। उपन्यास कुछ इस प्रकार है: अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट, बिलेसुर, बकरीहा। कहानी संग्रह है लिली, चतुरी, चमार, सुकुल की बीवी, सखी, देवी। निबंध है इनके रविंद्र, कविता कानन, प्रबंध पदम, प्रबंधम, प्रतिभा, चामुक, चयन संग्रह और पुराण कथा है महाभारत। तो निराला जी जो थे वास्तविक रूप में प्रयोगवादी रहे। इन्होंने छंद, कविता, भाषा शैली और भाव आदि में क्षेत्रों में प्रयोग किया है। कवि ने यह सिद्ध कर दिया कि कविता का सतत प्रभावित हो रहा है और बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। के साथ ही साथ मुक्त छंद की रचना करने का श्रेय भी निराला को जाता है। सार कुछ इस प्रकार है। कवि निराला कहते हैं कि गर्मियों के दिन थे, जैसे जैसे धूप चढ़ती जा रही थी, गर्मी बहुत बढ़ती जा रही थी, सारे शरीर को झुलसा देने वाली लू चल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो रूई के सामने पृथ्वी जल रही है, जिस पर राख छाई हुई। ऐसी दोपहरी में महिला श्रमिक युवती पत्थर तोड़ती हुई दिखाई दी जैसी उसे। तो मजदूरनी की जो दयनीय दशा थी, वो पलटकर सामने आते हुए भवन को देखा। फिर उस महिला को अकेले खड़ा करके तार तार होकर कपड़ों की ओर देखा। तो ऐसा लग रहा था मानो उसकी स्थिति द्वारा कवि को अपनी दीन अवस्था की पूरी करुणा कथा सुनाई दे रही है। उसके कपड़े किस प्रकार के हो रहे थे, आप सोच सकते हो ना। एक मजदूर को देखो और अपने आप को देखो, तो उनके और आप में तो जमीन आसमान का फर्क होता है। तो वो जो मजदूरनी थी, उसकी दशा बहुत ही बेकार थी। एक क्षण कवि की ओर देखने के बाद वे श्रमिक युवती कांप उठी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। इसके पश्चात वे फिर से अपने काम में अर्थात पत्थर को तोड़ने में लगी। उसने कहा कि मैं पत्थर तोड़ती हूँ। तो उसने कहा कि मैं पत्थर तोड़ती हूँ। ये इनकी कविता है। तो निम्नलिखित में सही का निशान लगाइए। पत्थर को तोड़ने के लिए मुख्य पात्र का उपकरण इस्तेमाल किया गया: हथौड़ा, तलवार, कुल्हाड़ी या छड़ी। तो हथौड़ा आएगा इसका उत्तर। सुनी मैंने नहीं जो भी झनकार, मैं सुनी शब्द का अर्थ है सुरीली आवाज वाली, सुंदर। सुंदर भाषा में बोला गया। संजीव, तो सुरीली आवाज में बोली वो। अशुद्ध शब्दों के शुद्ध रूप लिखो। स्वीकार, आधा सा आएगा। वाव वापे बड़ी की मात्रा कार। कर्म, का, माँ और रा ऊपर ऊपर लगेगा। गुरु, गा, रा और छोटे ओ की मात्रा। अट्टालिका, तालिका आएगा। गरिमा, ग, र, मिया, गर्मिया, तो रा ऊपर लगेगा। छिंतार, छिन तार। वे तोड़ती पत्थर में किस वर्णन किया गया? वे तोड़ती पत्थर में उस मजदूरनी का चित्रण किया गया कि किस प्रकार उसकी जो दयनीय दशा है वो सामने आ रही है। पत्थर तोड़ने वाली स्त्री का जो रूप है वो कैसा है? छायावाद। पेड़ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो महिला की जो दयनीय दशा है वो बहुत ही खराब है। उसके सामने कोई पेड़ नहीं था, फिर भी वो क्या कर रही थी? पत्थर तोड़ रही थी। तो इस महिला के बारे में ऐसा ही बताया गया है कुछ। देखिए आपको यहाँ पर चिंतार, ततमाता, रोई, सोकर, काफी शुद्ध रूप भी लिखे गए हैं। ये पर्यायवाची है। पेड़ का पर्यायवाची होगा वृक्ष, द्रुम, बिरप, पादप। पत्थर, पाषाण, पाहन,
प्रस्थशीला तन्धे शरीर क्लेवर काया तनु नयन नेत्र चक्षुलोचन अक्षेदृक दिन दिवस वासर दिवा अहनवार। तो ये है इनका ये, अभी तो मैं आपको समझाती हूँ। तो पार्ट 21 पार्ट 22 हमारा खत्म हो गया। तो अगला पार्ट शुरू कर देते हैं हम, पार्ट 23। तो इसका मैं सार बता देती हूँ। पार्ट 23 हिंदी गीतों में भारत बोध। प्रस्तावना, आरंभ से लेकर वर्तमान तक की यात्रा में हिंदी कविता ने कई पड़ाव दिखे। इन पड़ावों में कविता सदैव समय सापेक्ष रही कहते भी अपना साहित्य समाज का दर्पण होता है। इसी बात को स्वीकारते हुए हिंदी कविता ने भी हमारे देश के गौरवशील अतीत के गान के साथ साथ हमारी सांस्कृतिक विषमता को अभिव्यक्त करा है। रचनाकारों ने इसे कविता और गीतों की रचना को इन्होंने पढ़कर भारत देश के प्रति गौरव को गान बनाया और हमारा जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है कि वह समृद्धशाली गौरवशाली परंपरा के रखने वाले भारत देश के निवासी। इस पाठ में 3 गीतों का चयन किया गया है जो हमारे देश के गौरवशाली अतीत और सांस्कृतिक वैशिष्ट्य के वर्णन के साथ साथ राष्ट्रीय चेतना के भाव जगाने वाले। 23.1 सीखने अधिगम के उद्देश्य। इस पाठ को पढ़ने के बाद आप सक्षम होंगे भारत के सांस्कृतिक वैशिष्ट्य को जान सकेंगे, भारत की प्राकृतिक विविधता और प्राचीन ज्ञान परंपरा से परिचित हो सकेंगे, राम और कृष्ण जैसे हमारे अवतारों के विषय में जान सकेंगे, वेदों की महत्ता समझ सकेंगे, भारत देश विश्व में किसी प्रकार अग्रणी हो सकेंगे इस बात को जान सकेंगे, अधिकार और कर्तव्य के समायोजन के विषय में समझ सकेंगे, भारत की गौरवशाली परंपरा से परिचित हो सकेंगे। 3.2 सर पे हिमालय का छत्र है राष्ट्रभक्ति गीत का मूल पाठ। अरुणाचल की गायिका श्रीमती बम्मांगा और उसकी टीम द्वारा गाया गया एक सुंदर गीत। सर पे हिमालय का छत्र है, चरणों में नदियां एकत्र हैं, हाथों में वेदों के पत्र हैं, देश नहीं ऐसा अन्यत्र है, जय भारती वंदे भारती। धुएं से पावन ये व्योम है, घर घर में होता जहां होम है, पुलकित हमारे रोम रोम है, आदि अनादि शब्द ओम है, जय भारती वंदे भारती। वंदे मातरम वंदे मातरम। जिस भूमि पर जन्म लिया राम ने, गीता सुनाई जहां शाम ने, पावन बसाया चारों धाम ने, स्वर्ग भी ना आए जिसके सामने, वंदे मातरम वंदे मातरम। सर पे हिमालय का छत्र है, चरणों में नदियां एकत्र है, हाथों में वेदों के पत्र हैं, देश नहीं ऐसा अन्यत्र है, जय भारती वंदे भारती वंदे मातरम वंदे मातरम। तो जो सर पर हिमालय का छत्र है, गीत संदर्भ और प्रसंग। प्रस्तुत गीत अरुणाचल प्रदेश की श्रीमती बामांग और उसके दल द्वारा गाया गया गीत है। अरुणाचल प्रदेश द्वारा उत्तर पूर्वी में जिले में स्थित उसकी सीमाएं उत्तर में तिब्बत से जो दक्षिण में असम राज्य के लिए मिली है, वह नागालैंड पूर्व में बर्मा को छूती है और राजधानी ईटानगर यहाँ तक की बोलचाल की भाषा है। 1962 में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेपा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 26 प्रकार की विभिन्न जनजातियां जो निवारस्थ है और उसकी रीति रिवाज अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल शब्द उगते सूर्य का अर्थ को सूचित करता है। सूर्य की भूमि भी कहा गया है क्योंकि सबसे पहले सूर्योदय देश में यहीं पर होता है। इस गीत के माध्यम से हमारे देश के, भारत के गौरव का गान किया गया है। ये गीत हमारे देश की सुंदर
और विशिष्ट प्रकृति के साथ साथ भारत की महत्ता का गान करने वाला। रचनाकार ने यह राम और कृष्ण जैसे देवताओं और हिमालय गंगा नदियों का स्मरण करते हुए भारत की महिमा से हमें परिचित कराया है। 23.22 सर पे हिमालय का छत्र है। राष्ट्रगीत गीत मूल पाठकांश। सर पे हिमालय का छत्र है, चरणों में नदियां एकत्र हैं, हाथों में वेदों के पत्र हैं, देश नहीं ऐसा अन्यत्र है, जय भारती वंदे मातरम। धुएं से पावन ये व्योम, घर घर में होता जहां होम है, पुलकित हमारे रोम रोम है, अनादि आदि अनादि शब्द ओम है, जय भारती वंदे मातरम वंदे मातरम। तो सर पे हिमालय का छत्र है। गीत भावार्थ एवं विशिष्ट इस प्रकार है। श्रीमती बमांग और उनके दल द्वारा रचित इस अंश में प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशिष्ट का स्मरण किया गया। मां भारती की वंदना को बताया गया है कि भारत देश की संस्कृति और प्रकृति विश्व में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। हमारे देश की उत्तर दिशा में हिमालय छत्र के रूप में ये विद्यमान है और भारत के दक्षिणी भाग की ओर उसके चरणों में बहती हुई नदियां हैं। भारत के दक्षिण में सागरों का जल उसके चरण द्वारा प्रखारत है। वेदों उपनिषदों की धरती है। ज्ञान की प्राचीन परंपरा इसमें विद्यमान है। वेदों की 4 संख्या है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। इन वेदों को भी इन्होंने ज्ञान के प्रवाह का भंडार बताया है और आज भी इन परंपराओं का प्राचीन सूत्र इन्हीं वेदों से जुड़ा हुआ। इस गीत में माँ भारती की वंदना करते हुए संसार में देश के समान कोई देश नहीं है जो संस्कृति, प्रकृति और ज्ञान परंपरा जो है वो हो रही हो। गीत में यहाँ व्योम अर्थात आकाश का स्मरण करते हुए बताया गया है कि बहुत पावन और पवित्र है। भारत के घर घर में होम, हमारे हवन या यज्ञ होते हैं और धुआं सर्वत्र व्याप्त रहता है और हमारे देश में आध्यात्मिक पवित्रता, पावनता का एहसास होता है। भारतवासी अपनी आदि अनादि परंपरा को ओम से जोड़ते हुए सदैव प्रसन्न करते हैं और वंदना करते हुए संस्कृति और सभ्यता का गौरव गान किया गया। सर पर हिमालय का छत्र है। राष्ट्र भक्ति गीत मूल पाठकांश। जिस भूमि पर जन्म लिया है राम ने, गीता सुनाई जहाँ शाम ने, पावन बनाया चारों धाम ने, स्वर्ग भी न आया जिसके सामने, वंदे मातरम वंदे मातरम। सर पे हिमालय का छत्र है, चरणों में नदियां एकत्र हैं, हाथों में वेदों के पत्र हैं, देश नहीं ऐसा अन्यत्र है, जय भारती वंदे मातरम वंदे मातरम। तो सर पे हिमालय का छत्र है। गीत भावार्थ एवं वैशिष्ट है। गीत के मुख्य अंश से जो वंदना करके बताया गया है कि पावन देश और जहां पर भगवान श्री राम ने अवतार लिया था और अवतार लेकर अपने कार्य और व्यक्तित्व के माध्यम से संसार को एक नई दिशा दिखाई दी। उसमें मनुष्य जो अपना जीवन जीना चाहता है सब आदर्शों की बात करता है और आज भारतवासी भगवान श्री राम को याद करते हैं। भगवान जो श्री राम है, श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए कहते हैं कि वह पावन धरा भूमि है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश सुना है। गीता संदेश आज भी हमारे समाज का दिशा बोध करने वाला। ये एक ऐसा व्यक्ति अपने देश प्रबंधन और समस्याओं के हल के लिए श्रीमद् भगवद गीता के प्रमुख मुख्य ग्रहण है। हमारे यहाँ शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में 4 धर्मों की स्थापना की और चारों जो धर्म है वो देश को पावन बनाते हैं। इस कारण हमारी ये भारत भूमि संस्था में इतनी प्रसिद्धि और विशिष्ट है कि भारत ने रहकर अपने स्वर्ग सा एक रुख बदल दिया है, मां भारती की वंदना का गान किया है। गीत के अंत में पुनः भारत के उत्तर में मुकुट के समान विद्यमान हिमालय तक नीचे दक्षिण की ओर बह रही नदियों के पावन स्मरण करते हुए पुण्य वेदों के महत्व को बताते हुए कहा है कि संसार में कोई भी ऐसा देश अन्यत्र नहीं है जिसकी पूरे मन और श्रद्धा से मां भारती की वंदना करते हुए जय भारती वंदे मातरम का गान किया गया। 23.3 गीतकार श्री नंदलाल जोशी। परिचय। राष्ट्रीय चेतना और भक्ति भाव से भरे हुए गीतों को लिखने और राजस्थान के बाड़मेर जिले में जन्मे
श्री नंदलाल जोशी का नाम बहुत चर्चित है। इनकी जो शिक्षा है बागडोर से चली हुई है, उच्च शिक्षा अपने जोधपुर से है श्री नंदलाल जोशी जी की, और जोधपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में इन्होंने 1968 में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की उपाधि में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। इसके साथ ही साथ इन्होंने नौकरी के लिए जब इन्हें आमंत्रित किया गया तो इनके हृदय में राष्ट्र भक्ति प्रमुख थी। वह अलग ही मार्ग चुनते थे। श्री नंदलाल जोशी ने अपनी नौकरी न करते हुए अविवाहित रहकर राष्ट्र की सेवा का संकल्प लिया और अपना सारा जीवन राष्ट्र कल्याण के लिए लगा दिया। नंदलाल जोशी को ये काव्य प्रतिभा अपने घर से मिली थी। इनकी माता जी को कृष्ण लीला के पदों का गान करते हुए सुनकर उनमें भी कवि प्रतिभा का अंकुर पुष्पित और पल्लवित हुआ। आप आज तक 200 से अधिक राष्ट्रीय चेतना वाले गीतों की रचना कर चुकी हैं, और इसमें अगर हम रचना की बात करते हैं तो 150 अधिक भजनों की रचना और गायन कर चुके हैं। इनकी रचनाएं जो है राष्ट्रीय चेतना और ईश्वर भक्ति का तत्व प्रमुखता से पाया गया। मनमस्त फकीरी धरी है, ये एक धुन जय भारत आपका बहुत चर्चित गीत रहा है। इस प्रकार राष्ट्रीय चेतना, भारतीय संस्कृति और भक्ति भाव के श्री नंदलाल जोशी जी का नाम प्रमुखता से लिया गया है। देश उठेगा गीत मूल पाठ। देश उठेगा अपने पैरों निज गौरव के भान से, स्नेह भरा विश्वास चाक कर जियो सुख सम्मान से देश उठेगा। परावलंबी देश जगत में कभी ना यश पाका सकता है, मृग तृष्णा में मत भटको छीना सब कुछ पा सकता है। मायावी संसार चक्र में कदम उठाओ ध्यान से, अपने साधन नहीं बढ़ेंगे औरों के गुणगान से। इसी देश में आदिकाल से अन्न रतन भंडार रहा, सारे जग को सृष्टि देता परम ज्ञान अगार रहा। आलोकित अपने वैभव से, अपने ही विज्ञान से, विविध विधाएं फैली भू पर अपने हिंदुस्तान से। अथक किया था श्रम अनगिनत जीवन अर्पित निर्माण में, मर्यादित उपभोग हमारा पवित्र अर्पण में, परिपूर्ण सृष्टि चलती इस विधान से, अपनी नवरचनाएं होती अपनी ही पहचान से। आज देश की प्रजा भटक रही, अपने से हम टूटे, शुद्र भावना स्वार्थ जगह है, श्रेष्ठ तत्व सब छूटे। धारा स्व की पुष्ट करेंगे समृत अमृत पान से, कर संकल्प गरज कर बोले भारत स्वाभिमान से। केवल सुविधा अधिकारों की भाषा अब नहीं कहे, को कर्तव्य परायण करे, सबको झुलसे रहे, माँ धरती को मुक्त करे दुख दुविधा अपमान, जय जय अंबर में गूंजेगा सभी दिशा उत्थान। देश विघात षड्यंत्रों के जाल बिछे हैं सावधान, इस माटी को प्रेम करे सब उनको ही अपना मान, कोई ऊपर नहीं रहेगा भारत के संविधान से, देशद्रोही को कुचलेगा देशभक्ति की शान से। देश उठेगा अपने पैरों निज गौरव के भान से, स्नेह भरा विश्वास जगाकर जिए सुख सम्मान से। देश उठेगा गीत संदर्भ और प्रसंग श्री नंदलाल जोशी जी के गीतों में राष्ट्रीय चेतना और संस्कृति के गुणगान का प्रमुखता से विद्यमान है। देश उठेगा उनका चर्चित गीत है। इसमें तरक्की और संस्कृति का ज्ञान है। मनुष्य को समाई शुद्र भाव को त्याग करके श्रेष्ठता के लिए संजोया है, और ये जो गीत है स्वावलंबी स्वाभिमानी बनने की प्रेरणा देता है, भारत को विश्व में अग्रणी राष्ट्र बनाने के लिए जोश लाता है, और भारतवासियों को अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की ओर भी याद दिलाता है। देश उठेगा गीत मूल पाठ का। देश उठेगा अपने पैरों निज गौरव के भान से, स्नेह भरा विश्वास जगाकर जिए सुख सम्मान से। देश उठेगा परालंबी देश जगत में कभी ना यश पर पाएगा, मृग तृष्णा में बत भटको छीना हुआ सब जा सकता है। मायावी संसार चक्र में कदम उठाओ ध्यान से, अपने साधन नहीं बढ़ेंगे औरों के गुणगान से। इसी देश में आदिकाल से अन्न रतन भंडार रहा, सारे जग को सृष्टि देता परम ज्ञान अगार रहा। आलोकित अपने वैभव से, अपने ही जीवन से, विविध विधाएं फैली हुई अपने हिंदुस्तान से। देश उठेगा गीत जो है नामक इस कविता में कवि श्री
नंदलाल जोशी इस बात का संदेश दे रहे कि हमारा जो भारत है, देश है, वो अपने परिश्रम से, अपने गौरव के भाव से उठेगा और आगे बढ़ेगा। इसलिए कवि ने ये संदेश दिया है कि आपस में परस्पर प्रेम से रहो, क्योंकि स्वयं जो सुख है वो सम्मान से जिए। सुख के प्रति गौरव भाव रखते हुए गीतकार नंदलाल जोशी स्पष्ट करते कि स्वावलंबी बनना जरूरी नहीं है, क्योंकि वह परावलंबी देश है। वह संसार में यश की प्राप्ति कर सकता है। मृत तृष्णाएं हैं जो अपने लक्ष्य को भटका रही है, त्याग रही है, और उसके साथ ही साथ मायावी संसार चक्र में बहुत ध्यान से कदम बढ़ाने चाहिए। कवियां स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि राष्ट्र अपने कर्म से ही तरक्की पा सकता है, किसी और गुणगान करने से प्रगति संभव नहीं होती। कवि हमारे अति स्मरण करते हुए आदि काल से रत्न के भंडार करते हुए कहता है कि विश्व गुरु कहला रहा है और संसार को ज्ञान ज्योति प्रकाश हमारे ही देश में वैभवशाली है, विज्ञान से परिपूर्ण है और विविध ज्ञान परंपराएं संपूर्ण विश्व में फैली है। अतः हमें अतीत का स्मरण करते हुए, गौरव करते हुए कर्म पथ पर निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। देश उठेगा गीत मूल पाठ का अंश। अतक किया था श्रम अनगणित, जीवन अर्पित निर्माण में, मर्यादित उपभोग हमारा पवित्र हर प्राण में। परिपूरक परिपूर्ण सृष्टि चलती ईश विधान से, अपनी नव रचनाएं होगी अपनी ही पहचान से। आज देश की प्रजा भटकी, अपने से हम टूटे, शुद्र भावना का स्वार्थ जगाए, श्रेष्ठ तत्व सब छूटे। धरा स्वयं की पुष्ट करे, समृत अमृत पाने से, हर संकल्प गरज बोले, भारत स्वाभिमान से। तो देश उठेगा गीत, इसमें श्री नंदलाल जी जोशी जी कहते हैं कि संस्कृति और कार्य प्रगति विशेष कर ला रहा है और इसके साथ ही साथ सृजनता के कार्य में लगा हुआ है। अनगणित परिश्रम करने के लिए राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए मर्यादित उपभोग करने के लिए पर्यावरण से उतना ही लेना चाहिए जितना जीवन जीने के लिए उपयोगी है। यानी कि इतना भंडार भर लो जो आपको काम ना आए और आप उसका क्या करो, बर्बादी करो। गीतकार यहाँ स्पष्ट करते हैं कि वह जो परिपूर्ण सृष्टि है वह ईश्वर के विधान अर्थात नियमों से है। हमें सदैव ये रखना चाहिए कि ध्यान, नवीन रचनाएं, नया जीवन, सब कुछ है पहचान। गीतकार ये चिंता करते हैं कि आज की युवा पीढ़ी जो है वो बुद्धि पाश्चात्य संस्कृति के आधुनिकीकरण से कुछ भटक रही है। जो आज की भावी पीढ़ी है, हमारी आज की पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, इसी में शुद्ध भावनाएं जाग रही हैं, संस्कृति को श्रेष्ठ बना रही है, हमसे छूटते जा रहे हैं। कवि आश्वस्त है कि स्वयं स्व की धारा को समर्था के अमृत पान से पुष्ट करेंगे। हर भारतवासी मुझे पूरे स्वाभिमान के साथ इस विश्व में अपनी पहचान बनाएगा। देश उठेगा गीत मूल पाठ का, केवल सुविधा अधिकारों की भाषा, अब हम नहीं कहें, हो कर्तव्य परायण, सारे अवसर सबको सुलभ करें। माँ धरती को मुक्त करेंगे दुख दुविधा अपमान से, जय जय अम्बा में गूंजती सभी देश उत्थान से। देश विशाखत षड्यंत्रों के जाल बिछले हैं, सावधान इस माटी का प्रेम करो, बस उनको ही अपना मान, कोई ऊपर नहीं रहेगा भारत के संविधान से। देश द्रोहियों को कुचलेंगे देश भक्ति की शान से, देश उठेगा अपने पैरों निज गौरव के बांध से, स्नेह भरा विश्वास जगाकर जिए सुख सम्मान से। देश उठेगा गीत, नंदलाल जोशी जी अपने गीत के माध्यम से हमारी आज की पीढ़ी को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम अपनी सुख सुविधा और अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो राष्ट्र के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं हम उनको क्यों नहीं याद कर रहे हैं, सिर्फ अपनी सुख सुविधा तक ही सीमित है। तो माँ भारती को हम दुख दुविधा और अपमान से मुक्त करेंगे, अर्थात एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जो किसी के प्रकार दुख दुविधा अपमान को ना सह सके। संपूर्ण विश्व के आकाश में माँ धरती का, माँ भारती का जयगान गुणगान और सभी दिशाओं में उसको सर्वश्रेष्ठ हासिल करेंगे। कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि कहते हैं कि देशद्रोही लोग चाहते हैं कि वे षड्यंत्रों के जाल बिछाते हैं और उसी के साथ साथ भारत देश की मिट्टी को अपना मानकर प्रेम तो करते हैं, तो उसके साथ ही साथ ऊपर कोई भी नहीं उस पर आश्वस्त होता। संविधान के भावों को अगर हम संजो कर रखें तो देशद्रोहियों को कुचल कर देशभक्ति की भावना का जो निर्माण है उसके पैरों को उठाकर अपने गौरव के भाव को संपूर्ण विश्व में प्रसारित करना होगा। इसलिए गीतकार कहते हैं कि हम परस्पर स्नेह भरा विश्वास जगाकर सुख और सम्मान से जीवन जिए और संपूर्ण विश्व में भारत की और विशिष्ट छवि बनाओ।
जो उसे बनाए रखने के लिए क्या करे, श्रेष्ठता के शिखरों की ओर ले जाए। गौरवशाली परंपरा गीत मूल पाठ। आदिकाल से अखिल विश्व को देती जीवन यही धरा, गौरवशाली परंपरा जीवन की आदर्श चिंतन, परिपूर्ण परिपक्व विचार, कालातीत दर्शन अपना, आत्मपत दृष्टि निहार सारा जग परिवार, हमारा पूज्य माता वसुंधरा गौरवशाली परंपरा, परमेश्वर के रूप अनेक, अपने अपने मार्ग विशेष, श्रद्धा भक्ति अक्षय निष्ठा, कहीं किसी से राग न द्वेष, विविध पंथ पेशिष्ट युवासित, एक सत्य का भाव भरा, गौरवशाली परंपरा, शील समय संयम मर्यादा, शुद्र विशुद्र रहा व्यवहार, करुणा प्रेम सहजता छलका, सेवा तभी जीवन साथ, अमर तत्व के अमर पुजारी, विष पीकर भी नहीं मरा, गौरवशाली परंपरा, सघन ध्यान एकाग्रित, ज्योति से किए गहनता अनुसंधान, कला शिल्प संगीत रसायन, गणित अणु आयुर्विज्ञान, सभी विधाएं आलोकित कर महिमाएं भूलोक भरा, गौरवशाली परंपरा, शौर्य पराक्रम अतुल तेज से विरोचित भरा, भूडोल आयुष सुसज्जित अनगणित योद्धा बने, तीसरा फिर से खोल, शीश कटाकर देह लड़ी थी वह स्वयं काल ही यही डरा, गौरवशाली परंपरा, आत्म चेतना नव आभा से लेकर कहीं फिर से कहीं हमारा राष्ट्र खड़ा, विराट शक्ति प्रगटे गरजे, दुष्ट दलन हो कदम बढ़, तुमुल घोष जयनाद करेगा, अपनाओ सर्वधर्म जरा, गौरवशाली परंपरा। तो श्री नंद लाल जी जोशी जी कहते हैं कि पाठ्यक्रम में संकलित दूसरे शीर्षक है गौरवशाली परंपरा। इस गीत के माध्यम से गीतकार ने भारत के जो अतीत के बारे में, प्राकृतिक ज्ञान विज्ञान की परंपरा को यहाँ तक कि स्पष्ट करा कि हमारा देश जो है वो प्राचीन काल से ही विभिन्न ज्ञान विज्ञान के परिपृष्ठ में है और उसके साथ ही साथ श्रेष्ठ संस्कृति पुष्पित पल्वित हुई और भारत में संपूर्ण विश्व में हमारी एक विशेष पहचान है। गौरवशाली परंपरा मूल पाठ। आदिकाल से अखिल विश्व को देती जीवन यही धरा, गौरवशाली परंपरा जीवन की आदर्श चिंतना, परिपूर्ण परिपक्व विचार, कालातीत है दर्शन अपना अमत्व, सब सृष्टि निहार सारा जग परिवार, हमारा पूज्य माता वसुंधरा गौरवशाली परंपरा, परमेश्वर के रूप में अनेकों अपने अपने मार्ग विशेष, श्रद्धा भक्ति अक्षय निष्ठा, नहीं किसी से राग न द्वेष, विविध पंथ पेशिष्ट युवासित, एक सत्य का भाव भरा, गौरवशाली परंपरा, शील समय संयम मर्यादा, शुद्ध विशुद्ध रहा व्यवहार, करुणा प्रेम सहसा छल का, सेवा तप ही जीवन सार, अमर तत्व के अमर पुजारी, विष पीकर भी नहीं मरा, गौरवशाली परंपरा। गौरवशाली परंपरा गीत में श्री नंदलाल जोशी अपने गौरवशाली परंपरा के माध्यम से संस्कृति के गौरव का गान करते हुए कहते हैं कि हमें अपने आदिकाल से संपूर्ण विश्व को दिशा बोध प्रदान करना चाहिए और जो हमारी परंपरा है वो बहुत ही गौरवशाली परंपरा है। ये देश और विश्व को एक आदर्श चिंतन, एक परिपूर्ण परिपक्व विचार करने के लिए विश्व में अनेक अन्य संस्कृति फली फूली है। हमारा जो देश दर्शन है वो अति प्राचीन है। इस संस्कृति को धारण करते हुए संपूर्ण विश्व को अपना परिवार मानना चाहिए। धरती हमारी माता कहलाती है और हमारी जो परंपरा इनके प्रति बनी है उसको गौरवशाली परंपरा कहा गया। इसके साथ ही साथ ईश्वर के रूप और प्रकृति प्राप्ति के अलग अलग मार्ग हैं। यहाँ पर निश्चित किया गया है कि एक भारतीय अपने जीवन में पूरी श्रद्धा और भक्ति खत्म न करके अक्षय निष्ठा रखे और किसी दूसरे से कोई राग द्वेष नहीं रखता। यहाँ अलग अलग पंथ अपनी विशिष्टता के साथ सुवासित करते हुए इनमें से सार्वभौम शक्ति का भाव करते हैं और इसमें गौरवशाली परंपरा है। गीतकार यहाँ बताते हैं कि हमारे देशवासियों का जो व्यवहार है वो आदिकाल से शील सत्यम संयम और मर्यादा से परिपूर्ण है। करुणा और यहाँ प्रेम से हृदय से इसमें समाहित है। सेवा और तप हर भारतीय के जीवन का सर्तात्व है और शिव तत्व के अमर पुजारी हैं जिन्होंने विश्वपान हमरे करके जगत को अमृत बनाया और इस प्रकार एक गौरवशाली परंपरा का वंशज। गौरवशाली परंपरा गीत। सघन ध्यान एकाग्रित ज्योति से भरे, गहनता अनुसंधान, कला शिल्प संगीत रसायन गणित अणु आयु विज्ञान, सभी विज्ञान
विधाएं अलौकिक कर महिमाएं बुलोक बरा गौरवशाली परंपरा शौर्य पराक्रम अतुल तेल से विरोजित गया बुडोल आयुध सज्जित अगणित योद्धा नेत्र तीसरा फिर से खोल शीश कटा पर देह लड़ी थी स्वयं काल भी नहीं डरा गौरवशाली परंपरा आत्मचेतना नव आभा ले भारत राष्ट्र खड़ा विराट शक्ति प्रगटे गर्जे दुष्ट दलन हो कदम कड़ा तुमुल घोष जयनाद करेगा अपनाओ स्वधर्म जरा गौरवशाली परंपरा। तो गीतकार यहाँ कहते हैं कि हमारे देश में सघन और ध्यान एकत्रित करने के लिए गहनता अनुसंधान है कला शिल्प संगीत रसायन शास्त्र गणित विज्ञान और आयुर्विज्ञान आदि विधाओं को खोजे हुए हैं हमारे यहाँ पे संपूर्ण विश्व में प्रसारित होते हुए हमारी जो परंपरा है वह क्या है गौरवशाली। अगले ही अंश में कवि के वीरों की गाथाओं शौर्य पराक्रम और विरोचित गतिविधियों का गुणगान किया गया है कवि धरती को हिला देने वाली ताकत और सामर्थ्य रखता है आवश्यकता पड़ने पर अपना तीसरा नेत्र खोलकर शत्रु के नाश की ताकत भी रखता है क्योंकि जो देश है वो देश के धर्मों को शीश कटा दिया है शीश कटाने के लिए देश के कल्याण के लिए गीतकार कहते हैं कि स्वयं काल भी इस धरा पर आकर एक डर महसूस करेगा और गौरवशाली परंपरा के वंशज जो है गीतकारी संदेश देते कि आत्म चेतना एक नया प्रकाश हृदय में धारण करते हुए फिर से भारत राष्ट्र को संपूर्ण विश्व के समक्ष एक विशेष स्थान के साथ खड़ा है और हमारी शक्ति जो है वो ताकतवर और सफल बनाने में आवाज उठाने में दुश्मनों का जो हम दलन कर रहे हैं उनको खत्म करना है। अब गीतकारी संदेश देते हैं कि तेज स्वर में भारत का जयनाद करते हुए स्वदेशी और स्वधर्म को अपनाना और कल्याण और प्रगति के लिए स्वदेश स्वधर्म के लिए निरंतर डटे रहना गीत हमारी गौरवशाली परंपराओं के स्मरण दिलाते हुए स्वदेशी और स्वधर्म के लिए संदेश देते हैं। तो इसके बिंदु कुछ इस प्रकार है श्रीमती पामांग और उनके द्वारा रचित जो गीतों के लिए माँ भारती की वंदना को बताया गया है और उत्तर दिशा में हिमालय के रूप में विद्यमान है उपनिषदों की बात की गई है इसके साथ ही साथ यज्ञ और पावन धुआ सर्वत्र व्यापक है पवित्रता आध्यात्मिकता पावनता का एहसास है भारत भूमि की विशिष्टता का गुणगान किया गया हमारे शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में चारण धर्म की स्थापना की है ये चारों धर्म हमारे देश को पावन बनाते हैं प्रसिद्धि की बात की गई है राष्ट्रीय चेतना की बात की गई है और 150 से अधिक भक्ति भाव इसके अंदर विद्यमान है। गौरवशाली परंपरा नामक गीत के लिए गौरव का गुणगान करना आदिकाल से संपूर्ण विश्व को दिशाबोध प्रदान करना और आदर्श चिंतन परिपूर्ण परिपक्व में विश्व की संस्कृति फली फूली है ईश्वर को अनेक रूपों में प्राप्ति के साथ साथ मार्ग भी दिखाया गया है अक्षय निष्ठा द्वारा लोगों को द्वेष देना और युवासित होते हुए यही हमारी गौरवशाली परंपरा है शील सत्य संयम और मर्यादा से परिपूर्ण रहा है देश उठेगा नामक गीत में कवि का संदेश है कि हमारा देश अपना परिश्रम से गौरव के भाव को उठाएगा कवि नंदलाल जोशी अब स्पष्ट करते हुए कहती है परावलंबी देश है जो संसार में यश की प्राप्ति करेगा आदिकाल से अन्न और रतन के भंडार हैं विश्व गुरु कहलाता है राष्ट्र विश्व और उसके साथ ही साथ वैभवशाली और विज्ञान से परिपूर्ण है हमारी संस्कृति और प्रकृति विशेष प्रकार की है जीवन में सृजनता लानी है तो सर्वोपरि मर्यादिता को कायम रखना होगा गीतकार ये चिंता करते हुए कहते हैं कि युवा पीढ़ी को बुद्धि के साथ काम लेना चाहिए इसी कारण हमारी जो शुद्ध भावनाएं वो जाग रही हैं और हमारी संस्कृति के जो श्रेष्ठ तत्व है वो हमसे छूटते जा रहे हैं गीतकार यहाँ कहते हैं कि कला शिल्प संगीत रसायन शिक्षा विज्ञान और आयुर्वेद विज्ञान आदि को विज्ञान की विशेषता बताया गया है इसके साथ ही साथ गीतकार यहाँ कहते हैं कि वीर धरती को हिला देने वाली ताकत और सामर्थ्य होना चाहिए गीतकार संदेश देता है कि चेतना का नया प्रकाश धारण करते हुए फिर से विश्व को नई पहचान देनी चाहिए ताकतवर बनाना चाहिए और दुश्मनों को खत्म करना चाहिए गीतकार ये संदेश देते हैं कि तेज स्वर में भारत का जयनाद करते हुए स्वदेशी और स्वधर्म को अपनाना चाहिए और गौरवशाली परंपरा का स्मरण करते हुए
कल्याण और उसकी प्रगति के, स्वदेश और स्वधर्म के निरंतर डटे रहना चाहिए। तो हमारा ये वाला पाठ यहीं पे खत्म होता है। अगला पाठ हम अपनी अगली कक्षा में शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।